देखिए, संभल में मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जानकारी आप तक पहुंच ही चुकी है। अब याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की सुनवाई या आदेश के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा गया है और इसके साथ ही लोअर कोर्ट पर इस मामले में सुनवाई से रोक लगा दी गई है। संभल में मामला संभला तो अजमेर दरगाह पर सर्वे की इजाजत मिल गई। दरगाह पर शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के साजिश का आरोप लगा रहा है, जबकि सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। करेंगे इसी मुद्दे पर बहस जरूरी है, क्योंकि संभल और अजमेर में मंदिर को लेकर के नए सिरे से विवाद हो रहा है, क्योंकि मस्जिद और दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अजमेर में दरगाह के सर्वे को मंजूरी मिल गई है। सवाल उठता है कि विवाद कोर्ट में है तो लोगों को कौन भड़का रहा है। तो ठोकेंगे इसी मुद्दे पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखें। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। सरकार के एसआईटी से हम संतुष्ट नहीं, हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच में सिटिंग जज जो है इस चीज़ के लिए इस गठन में शामिल होने चाहिए। तो जो अराजकता के माहौल बनाने की तैयारी थी उसके ऊपर रोक लगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए। हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए। की जो दरगाह है वो भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अजमेर की जो पहचान है पृथ्वीराज चौहान से होनी चाहिए थी। एप्लीकेशन मूव कर दी, सब यहाँ का सर्वे कराया जाए, वहाँ का सर्वे कराया। कभी किसी मस्जिद में ढूंढा जा रहा है, कभी किसी दरगाह में ढूंढा जा रहा है। अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। चलिए, ताल ठोके में हमेशा की तरह तमाम गणमान्य मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ खास मेहमान बीच डिबेट में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो जुड़ चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं। प्रिंस शर्मा है, सर्वे टीम के मेंबर हैं आप। इसके अलावा विष्णु गुप्ता हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं आप हिंदू सेना के। हरिशंकर जैन हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। AIM के प्रवक्ता और नेता दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता तारिक लारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेशानंद महाराज जूना अखाड़ा से हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ होंगे। रईस अहमद एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगे और हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ डिबेट में कुछ ही समय में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका रुख करूंगा। राकेश जी, बहुत बड़ा सवाल है, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि ये जो इनर रो विवाद होते जा रहे हैं, हमने देखा संभल में हुआ और संभल के बाद सर्वे की इजाजत अब अजमेर में भी मिल गई। महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की ज्यादा आस्था है मुसलमानों से अजमेर शरीफ पर, अब मुसलमानों के घरों में भी मंदिर ढूंढा जाएगा। तो यानी कि इस विवाद को और बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछे जा रहे हैं अब इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए अनुराग जी, ये देश न कुरान से चल रहा है न पुराण से चल रहा है। ये देश भारत के इस संविधान से चल रहा है। अब ये संविधान को ना मानने वाले लोग ही वो न्यायपालिका की अवमानना करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संविधान अधिकार देता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि हमको ये अनुतोष मिलना चाहिए, हमारा ये दावा है, इस दावे को पेश करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, वहां साक्ष्य रख सकता है, वहां इसका विचारण करा सकता है और अपनी दलीलों के माध्यम से, अपने साक्ष्यों के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करा सकता है। ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ लोग जोर दबाव के आधार पर
हाथों में पत्थर लेकर के, हाथों में मसाले लेकर के, हाथों में असलहे लेकर के सड़क पर न्याय करना चाहते हैं। उनको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि ये कोई मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहां विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अगर वो कोर्ट में गए हैं, अपनी दावा रखा है, आपके पास अगर अवसर है कि आप इस कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, आप ऊपरी अदालत में जाइए। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट गए ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप अपने ग्रीवांसेस को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट 3 दिन में इस मामले की सुनवाई करे, और जो पूरा अब तक प्रक्रिया निचली अदालत में चल रही है, तब तक के लिए उस पर रोक लगाई जाती है। मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया का ये सम्मान सबको करना चाहिए। जो भी हाथों में पत्थर लेकर के बाहर निकले हैं, वो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन नहीं रखते हैं। अगर ऐसा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वही लोग स्वागत नहीं कर रहे होते। राकेश त्रिपाठी, मैं हरिशंकर जैन साहब का रुख करूंगा। हरिशंकर जैन साहब हिंदू पक्ष के वकील हैं और लगातार निशाने पर रहते हैं। निशाने पर संभल में भी रहे और जहां जहां उन्होंने हिंदू पक्ष की बात की वहां निशाने पर रहे। और अब सीधा सीधा हरिशंकर जैन पिता पुत्र पर यह इल्जाम लग रहा है कि आप देश में दंगे भड़कवा रहे हैं। देखिए, मैं दंगे भड़का रहा हूं या नहीं भड़का रहा हूं, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं सामने है। मैंने कहीं स्पीच नहीं दी है, कहीं पब्लिक मीटिंग नहीं की है, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा है। कोर्ट में जाकर कोर्ट में दावा दायर किया है। संभल वाले केस में मैं स्वयं वादी हूँ। अब तक जितने काम किए हैं सब केवल कोर्ट में केस किया है। अब कोर्ट में अगर केस करने पर आप कहते हो कि हम दंगा भड़का रहे हैं, तो फिर सही कह रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट जाना हर व्यक्ति का अधिकार है। मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। दूसरी बात, अगर ये साबित होता है कि मंदिर तोड़कर अमुक मस्जिद बनी है, तो क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि जहाँ आप खड़े हो उसके नीचे मूर्तियाँ रहें और आप मूर्तियों ऊपर खड़े होगे? ये बात आर्टिकल 25 के हिसाब से हमारा अधिकार है और हमारी भावना को आहत करता है। और जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, उन सारे केसेस को मैं अध्ययन करके टेकअप करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा। हार या जीत ये ईश्वर के हाथ में है। मेरा काम सही बात की लड़ना और सही बात जनता के सामने लाना है। और मैंने जितने काम किए हैं सब कानून सम्मत हैं। एक भी काम, चाहे काशी का हो, मथुरा का हो, अयोध्या का हो, भोजशाला का हो, कुतुब मीनार का हो, कोई भी काम मैंने कानून के खिलाफ नहीं किया है। तो कानून के अंदर काम करने पर आप हमको गलत नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप कैसे कहते हो कि अमुक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है? आज 100 साल बाद आप वो प्रॉपर्टी के नाम पर कब्जा कर रहे हो और कब्जा करना चाहते हो, तो अब वो हवाला देते हो। यानी जब आपको अधिकार लेना हो तो सारा कानून सेकुलरिज्म सब आपके फेवर में, और जब मैं अपना अधिकार मांगू तो मैं दंगा भड़का रहा हूँ। भाई, देश में दो कानून नहीं चल सकता। हिंदुओं को न्याय चाहिए और न्याय लेकर रहेंगे, और न्याय आपको लेने से वंचित नहीं कर सकते। ये गोली बंदूक चला के, पत्थर फेंक के, अशांति बचा के, वाहन फूक के, क्या आप खोल बना रहे हो? ये पत्थरबाजी कश्मीर में भी की थी, जहाँ तक पत्थर उठा लेते, घर घर सारे असलाहे पत्थर रखे हुए हैं। तो ये सरकार का काम है देखे किस तरह पत्थरबाजी क्यों हो रही है और क्यों इस तरह के ये लोग एक्शन कर रहे हैं। मुफ्ती जी कह रही है, जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते रही है, आज वो हमको सबक दे रही है। अरे भाई, अजमेर शरीफ हो, कहीं भी हो, एक लाइन की बात है, अगर मंदिर तोड़कर कोई ढांचा बना है तो उसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। आज इस्लाम वाले बड़े जितने मौलवी मुफ्ती जो भी हैं, स्कॉलर्स, वो कहते हैं साफ साफ
कि मंदिर तोड़कर कुछ नहीं बना सकते। हरिशंकर जी और अगर साबित हो नहीं बता, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, आप बहुत न्याय संगत और न्याय सम्मत बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। मुस्लिम पक्ष हो या विपक्ष हो, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि अचानक ऐसा इस देश में क्या हुआ, ये कैसा समय आया है। आपको इससे पहले, आज 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इससे पहले कभी क्यों नहीं याद आया कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है? ये सब अभी क्यों हो रहा है? इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा है, जो आपकी टाइमिंग थी तो आपने सारे वक्फ के नाम पर, आजम खां के जमाने में वक्फ के नाम पर सारी संपत्तियों को कब्जा कर लिया। वो टाइमिंग नहीं थी। आपने जितना जो कुछ किया, हिंदू संपत्तियों को हड़प लिया, वो टाइमिंग क्या थी? अरे भाई, जब जब जनता जागृत होती है, जब स्वतंत्रता मिलती है, मालूम है आप बोलोगे कितने लोगों को झूठ जेल में बंद कर दिया गया। आपने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया कि जो आतंकवादी हैं उनको इसलिए छोड़ दिया जाए कि मुसलमान हैं। तो जो आपको इस तरह का शासन था, जय श्री राम कहने पर एक जमाने जेल होती थी, तो जनता है स्वतंत्रता पाएगी तब काम करेगी। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है हरिशंकर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से तारिक लारी साहब हैं। तारिक लारी साहब, उस दिन भी आप मेरे साथ डिबेट में थे जब संभल में हिंसा हुई थी। अभी संभल भी नहीं पाया है ठीक से कि अजमेर शरीफ में सर्वे को मंजूरी मिल गई है। आपका रिएक्शन सर? देखिए, आपने राकेश जी को भी बिना इंटरप्ट के सुना, आपने विष्णु जैन साहब को भी बिना इंटरप्ट के सुना, मुझे भी सुनेंगे, आप ये वादा करिए। आप कोई आपत्तिजनक बात भारत के मुसलमानों से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आप सुन लीजिए, उसके बाद जो आपत्ति हो मेरे बात के बाद आप कह दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत के मुसलमानों से सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि अयोध्या सिर्फ एक उपवाद होगा। मुसलमानों ने दिल पे पत्थर रखकर अपने देश अमन चैन के लिए एक मस्जिद को कुर्बान कर दिया। ये कौन लोग हैं जो इस देश की अमन चैन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? अरे मस्जिद में मंदिर खोजने वालों, कभी कैलाश पर्वत भी चीन से मांग लो, जो औरंगजेब ने इस हिंदुस्तान के लिए जोड़ के रखा था, हिंदुस्तान का अखंड भारत का हिस्सा बना के रखा था, है हैसियत। कभी ये भी काम कर लो। खुदा हर जगह है, जहां खोदोगे वहां खुदा है, जहां नहीं खोदोगे वहां भी खुदा है। इस तरह की हरकतें ना करें, देश को गृह युद्ध की तरफ ना ढकेले। मैं बीजेपी से भी और सबसे इल्तिजा करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग की बहुत बड़ी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने के बजाय इस तरह के मुकदमों को खारिज करना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद वादा किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने वादा खिलाफी से मुकर रहा है? तो भाई, मैं नॉट एज अ बीइंग अ मुस्लिम, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एज अ बीइंग अ इंडियन मुस्लिम, इस देश के नागरिक के तौर पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, देश को गृह युद्ध की तरफ ना ढकेलिए। आप लोग बहुत खतरनाक स्टेप ले रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही खराब चीज़ है। महंगाई पे बात करिए, महंगाई के मुद्दे पे रहिए, महंगाई का काम करिए, महंगाई का नाश करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, हेल्थ दीजिए, एजुकेशन दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम पूरे मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, धर्म और ये सब बेचकर अपनी राजनीति ना चमकाएं। आपको राजनीति करनी है, बिल्कुल हर किसी को राजनीति करनी है, मुझको भी राजनीति करनी है, मैं राजनीति करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, राकेश जी भी राजनीति करने के लिए बैठे हैं, जैन साहब भी राजनीति करने के लिए बैठे हैं, और आप अपना धंधा का जमाने के लिए बैठे हैं। सब यहाँ बैठे हैं राजनीति करने के लिए, पत्रकारिता जमाने के लिए। सबका धंधा नहीं, धंधा है, पत्रकार का भी धंधा है। फोकट में जिस तरीके से आपने इसको धंधा कहा है, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। तारिक लारी साहब, मैंने आपकी राजनीति पर सवाल नहीं उठाए, आप मेरे प्रोफेशन पर सवाल मत उठाइए। आपने जिस अंदाज में कहा है, उस अंदाज को सबने यहाँ पर देखा है और सुना है। जनाब, आप सिर्फ आपका मतलब नहीं है, जनाब सिर्फ आपका मतलब आप नहीं है।
बात को समझा करिए भाई। मुस्कान साहब मुस्कुराते रहिए भाई। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, आपको हंसी आ रही है भाई। गजब है, देश की शांति के लिए बात कर रहा हूं। गृह युद्ध की तरफ देश ना जाए उस पर आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब आप चाहते हैं इस देश में गृह युद्ध हो? नहीं, बड़े ताज्जुब मैं की बात है भाई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो सवाल मैं लेकर के आऊंगा। सुनिए बड़े सुनिए, 5 मिनट के लिए एक मेहमान जुड़े हैं लारी साहब, मैं लौटूंगा अपने सवाल के साथ आपके पास। मेरे साथ सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब जुड़े हैं, जो कि प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड हैं अजमेर दरगाह शरीफ के। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब। मैं सिर्फ आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पूरे मसले पर। हालांकि आप जो सुबह से बयान दे रहे हैं वो भी हमने सुने हैं, लेकिन आप अभी ताल ठोक के में जुड़े हैं। क्या ये गलत है कि अगर मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊं? क्या इसमें कुछ गलत है चिश्ती साहब? देखिए, मैं पहले एक बार आपको करेक्ट कर दूं जनाब, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं अजमेर दरगाह के जो स्पिरिचुअल हेड हैं, जो सज्जादा नशीं, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। ठीक है। और आई एम द वन ऑफ द लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब जी। मैं ख्वाजा का वंशज भी हूँ। ठीक। आपने जो सवाल किया, देखिए न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, और जो पीड़ित होता है वही न्यायालय की तरफ जाता है, और न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का सबको अधिकार है, कोई मनादी नहीं है। न्यायालय वाद सुनता है, उचित समझता है और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करता है, जिससे इस मैटर में हुआ है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, आज कल मैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सुन रहा था, वो तो सर्वे तक पहुंच गए थे, उनको यही नहीं मालूम कि अजमेर अदालत में हुआ क्या है। देखिए, अजमेर अदालत में वाद को सुनवाई हेतु निहित किया गया है 20 दिसंबर को, और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक देश में जो मैसेज आ रहा है गलत, वो गलत है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैसेज देना चाहता हूँ, और अदालत का हम सम्मान करते हैं। अदालत की लड़ाई अदालत के कानून के हिसाब से ही लड़ी जाएगी। हमें इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया। तीनों जो पार्टी हैं वो किसी न किसी तरह के सरकार की ही रूप है। दरगाह कमेटी भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का विंग है, उसको पार्टी बनाया गया है। उचित समझे, हम लोग हो सकता है पार्टी बने इसके अंदर, अगर हम उचित समझेंगे तो जी। लेकिन अदालत में जाएं, अदालत में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, वाद खारिज भी होते हैं। मैं आपको जो ये किताब की बुनियाद पे गए ना, तो ये क्या है, अपने शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स से करेक्ट करके नहीं गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मेरे हाथ में 1950 की, जस्टिस गुलाम हसन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बन रहा था, एक्ट नंबर 36 1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रही थी। उससे पहले उन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी कराई थी पूरी दरगाह की, कि लोगों को अच्छी सहूलत कैसे सके, दरगाह की हिस्ट्री क्या है। इसमें हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है गरीब नवाज की बारगाह की। मतलब गरीब नवाज के जो विशाल हुआ 1236 से लेके और 1950 तक की। जी। मेरा कहना यह है कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह का जो मजार था वो 150 से 200 साल तक तो कच्चा था। तो अब इनका जो क्लेम है, जाहिर सी बात है वहीं खत्म हो जाती है कि कच्चे मजार के नीचे क्या रखेंगे आप। एक जमीन होती है, उस जमीन के अंदर ग्राउंड में मजार बनाया जाता है, और मजार भी शरई तौर पे वहां बनता है जहां पर कोई दूसरी किसी की धार्मिक स्थल ना हो, बल्कि आपकी जमीन हो। तो ये हमारे बुजुर्गों का हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। हमारा मानना ये है कि ये इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ कहाँ ढूंढते रहेंगे। मोहन भागवत जी का बयान बहुत स्पष्ट है 2022 का, कि किन किन मस्जिदों में शिवालय ढूंढेंगे, हर रोज नया विवाद शुरू करने की क्या जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि मोहब्बत अमन के साथ हम लोग मिलकर रहें, इन धार्मिक उन्माद से बचें। ये समाज को बांटने का काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास भावना बढ़ती है। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ नजर लगा के बैठी है। हमारा देश ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। क्या हम आने वाली नस्लों को ये मंदिर मस्जिद का विवाद देके जाएंगे? देखिए, जो 47 से पहले के मुकदमे चल रहे हैं धार्मिक स्थल को लेकर, उसमें जो न्यायालय का फैसला आता है सबको मानना चाहिए, और सबने माना है। लेकिन हमें कहीं तो रुकना होगा। हम कब तक नए नए विवाद खड़े करते रहेंगे? और कुछ लोग ऐसा था, इस चक्कर के अंदर अगर पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, अब इन महाशय की पब्लिसिटी की मंशा है क्या, नहीं है, या कोई कॉन्स्पिरेंसी है क्या है, या इनकी आस्था है क्या है, ये यही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन कर दी है कि साहब सर्वे पे कोई रोक नहीं है उसके अंदर, तो मैं तो सरकार से अपील करूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें कि देश हित से जुड़ा हुआ मसला अजमेर दरगाह का नहीं, आज अजमेर दरगाह कोई कल दूसरा स्थल आएगा। तो आप सब लोग एक साथ बैठे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट करें। हम चाहते हैं सर्वे की जो एक नई परिपाटी डाली गई, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। अदालत जाने का अधिकार सबको, हम मना नहीं करेंगे। अदालत बात अदालत में ही कही जाएगी। मैं आपने जो कुछ कहा है, अजमेर दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का गहवारा रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं दुनिया के। जाहिर सी बात है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब, मैं इजाजत चाहूँ आपसे। जी, आप 5 ही मिनट के लिए जुड़े थे। मैं इजाजत देता हूं सर आपको, और आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। महंत बालकनाथ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। चिश्ती साहब ने जो कुछ कहा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपका रिएक्शन लूंगा। महंत बालकनाथ, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मोहन भागवत साहब का रेफरेंस भी दिया है, और क्या उन्होंने कहा था वो भी बताया।
देखिए उनका जो कहना माननीय सर संचालक का वो सही है, लेकिन देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और स्वतंत्र भारत है। इस भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के एक निर्माण कार्य पे उसको आपत्ति है तो अदालत जा सकता है जी। और अदालत तभी किसी मामले को स्वीकार करती है जब संबंधित व्यक्ति अदालत के सामने कुछ तथ्य रखता है कि उसको इस बात की मतलब कोई जो भी स्ट्रक्चर है या कोई भी निर्माण कार्य है, कोई भी मसला हो, उसके तथ्यों की जांच करके ही अदालत उसको परमिशन देती है कि हाँ भाई हम इसकी सुनवाई करेंगे। और ये तो देखो निर्णय अदालत को करना है। अभी जिनको मैं सुन रहा था वो अपना पक्ष अदालत में रखेंगे और जिन व्यक्तियों ने इस मामले के ऊपर अदालत के सम्मुख अपनी अर्जी लगाई है, गुहार लगाई है, वो भी अपने तथ्य रखेंगे। और ये तो देखो अदालत तो सत्य के साथ खड़ी होती है, जो सत्य होता है उसके पक्ष में अदालत खड़ी होती है और उसके पक्ष में निर्णय देती है। तो समय का मैं मानता हूं कि इंतजार करना चाहिए और समय का निर्णय अच्छा ही आएगा। जो सत्य है वो सबके सम्मुख उजागर होगा। सत्य तो यही है ना कि ये देवी देवताओं की पुण्य भूमि है भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म मानने वाले आज से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से इस पुण्य भूमि पर रहते हैं और देवताओं ने भी इस पुण्य भूमि पर अवतार किए हैं, अवतरित हुए हैं और अटल सत्य को ही आज प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे जुड़े हुए मसलों के साथ ये भी सत्य कि भारत पर लगभग 700 से अधिक 800 के लगभग अधिक वर्षों तक मुगलों का शासन रहा और ये सब पूरी दुनिया जानती है, वो हिस्ट्री को जानती है कि किस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थलों पर एक अलग से ढांचा अलग निर्माण बनाया गया। इस सब चीजों को सब व्यक्ति जानते हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन महेंद्र बालकनाथ सिर्फ जानने से नहीं होता, उसको सिद्ध भी करना होगा अदालत में। और आपने सही कहा कि जो भी कुछ होगा संविधान के हिसाब से और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगा। मैंने शुरुआत में यही बात कही है कि अदालत सब पक्षों को सुनेगी और निर्णय अदालत करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। उस पल का इंतजार करना चाहिए और सबको अदालत के और भारत के कानून के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए, उसका सहयोग करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए उसको मानना चाहिए। उस प्रक्रिया से सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा महेंद्र बालकनाथ जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, इस विषय में अपने विचार रखे। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं MIM से। दानिश कुरैशी साहब, सवाल ये उठता है कि हम कहते तो हैं कि हम अदालतों का सम्मान करेंगे। दानिश कुरैशी साहब के वीडियो में कुछ दिक्कत है, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप स्टूडियो आया करिए, आपके स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आती है। बहरहाल चलिए, मैं हाजिर खान साहब से रिएक्शन लेता हूँ। हाजिर खान साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और सवाल ये उठता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। जब बुलडोजर कार्रवाई रोक देता है अदालत, तब आप उसके फैसले का सम्मान करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब वही अदालत सर्वे के लिए इजाज़त देती है तो आप उस सर्वे का विरोध करते हैं। फिर आज कोर्ट के फैसले का आप सम्मान करते हैं। तो आप ये कैसे तय करते हैं कि किस अदालती फैसले का आपको सम्मान करना है, किसे खारिज करना है? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि अब हमें ही नहीं, मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर जाति, हर बिरादरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो इस देश में रहते हैं, राष्ट्रभक्ति रखते हैं, तो भारतीय संविधान की बात माननी होगी, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला किया तो 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया है कि दुनिया का इतिहास खून से लबरेज है, उसमें भारत का भी इतिहास। जब मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए थे 1100 से पहले, तो उससे पहले हिंदुस्तान में हिंदू ही राजा आपस में लड़ा करते थे और मस्जिद और मंदिरों को तोड़ के अपनी आस्था के एतबार से जिसमें होते थे वो रखा करते थे। और रही आज की बात, जो आज हो रहा है, हम ये कहते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की बात को सच भी मान लेते हैं, जबकि सच नहीं है, उसके बाद भी हम सच मान लेते हैं। अदालत के फैसले से पहले आप कैसे कहेंगे जो सच नहीं है? अदालत का फैसला कहां है? मैं अभी दावे पे आपने अपना, मैं यही तो कह रहा हूं, दावे कैसे तय करते हैं, कौन सी बात माननी होती है? आपने कैसे फैसला कर लिया? अभी फैसला मैं कोर्ट करेगा, मैं नहीं कर रहा, वही तो कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा ये कहते हैं कि मुसलमानों के राजाओं ने मंदिरों को तोड़ दिया, जैसा ये कहते हैं ऐसा इतिहास में नहीं है, लेकिन हम उसको भी मानते हैं तो वो भी गलत था अगर उन्होंने किया। लेकिन जब एक राजा हुआ करता था, उस राजा का अकेला कानून, उसकी तलवार, उसकी जुबान हुआ करती थी। लेकिन आज भारत में डेमोक्रेसी है और यहाँ पर जो है संविधान है, तो संविधान के जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, हाई कोर्ट ने कुछ और फैसला दिया,
3 जगह बांटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमारे देश के माहौल को रखने के लिए, ठीक सरकार की भी जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश का माहौल ठीक रहे, इसलिए बाबरी मस्जिद को दे दिया हिंदुओं को और 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी। ये सेटिस्फैक्शन था, फैसला नहीं था। हम ये कहते हैं कि मंदिरों के अंदर आज 500 साल पुराना, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 500 साल पुरानी बातों का फैसला आज का कोर्ट नहीं कर सकता, तो हमें मानना चाहिए। भागवत जी, जैसा आप कह रहे हो, भागवत जी मना कर रहे थे, 2022 में उन्होंने बयान दिया था कि किसी मस्जिद में मंदिर मत चला। मंदिर भी आस्था की जगह है, बस्ती भी आस्था की जगह है, गुरुद्वारा भी आस्था की जगह, चर्च भी आस्था की जगह है। इसलिए हमने कभी भी भारत के संविधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें हमने कहा था एक दिन कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं, अब आएगा एक आसमानी फैसला, उस फैसले को भी देखना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि आप जब ज़्यादा खुदाई करोगे तो खुदाई प्रकट होगी, देश में अफरा तफरी पैदा होगी, देश में हिंदू मुसलमान बटेंगे, देश का माहौल खराब होगा। अभी आपके सामने खुदाई के भी खिलाफ है और कोर्ट के फैसले का सम्मान भी कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। नहीं, खुदाई कराएगा कोर्ट, हम खुदाई इसलिए मना कर रहे हैं हर जगह। बात यह है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि 3 मस्जिदों के अलावा बाकी जगह नहीं होगी, अब आप हर जगह कहोगे 18,000 33,000, तो देश का माहौल कि हम ही कातिल, हम ही मकतूल, हमारा ही जुर्म निकलेगा, ये बात थोड़ी है कि हम कुएं खोदते रहेंगे और पानी हम पर हराम होगा। देश में व्यवस्था बनाना हिंदू और मुसलमान दोनों की जिम्मेदारी है। साहब आपके पास भी आता हूं, विष्णु शंकर जी के पास भी जाना है। वो चिश्ती साहब की किसी बात पर डिनाई कर रहे थे, इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, मैं उनसे भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले उमेश आनंद महाराज जी। देखिए, मैंने अपने पूर्व वक्ताओं को सुना, अभी हाजिक खान जी को भी मैंने सुना। हाजिक खान जी की सारी बातों में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। भैया, जो हमारे पक्ष में हम उसको छीन लेंगे, और जो हमारे पक्ष में वो तो है ही, और जो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा उसमें संविधान को कोट करेंगे, कानून को कोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कोट करेंगे। और आप ही के अभी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, मैं आपको 1 सेकंड के लिए माफी के साथ रोक रहा हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब जुड़ गए हैं और उनके पास समय नहीं है, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। राशिद अल्वी साहब, जो कुछ भी देश में हो रहा है, भाई मैं उसको देख पा रहा हूं कि वो कानूनी तौर पर संविधान के मुताबिक हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो उसको करेक्ट कीजिए सर, और मुझे बताइए कि क्या न्याय मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाना गलत है, क्या बुरा है, क्या सर्वे संवैधानिक नहीं था जिसका इतना विरोध हुआ, और अब अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के एक नया विवाद हो रहा है? राशिद अल्वी साहब, आपको आवाज मिल रही है? राशिद अल्वी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोशिश करते हैं। उमेश आनंद जी, तब तक आप अपनी बात पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी ये कहा कि आप ही की चैनल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोली, और वो सब चिन्हित करने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, वो दरकिनार करने की बातें नहीं है। वो चैनल में बैठकर, और नेशनल चैनल में पूरा भारत और संसार इस चैनल को देख रहा है, वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा, तो गृह युद्ध अर्थात कौन सा युद्ध हो जाएगा? जरा आप उनकी शब्द शैली को पकड़ रहे हैं। मुझे बताइए उमेशानंद जी, आप कब से, कितने वर्ष हुए आपको संन्यास लिए हुए? मैं वर्ष इसलिए पूछ रहा हूं कि इतने वर्ष बाद आज चेतना क्यों जागृत हुई आपकी इन सब चीजों को लेकर के? मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं कह रहा हूं कि आज ही क्यों, इससे पहले कहां थे सब? देखिए भाई, मैंने संन्यास कब लिया हो या ना लिया वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसको बाईपास कर दिया। मैंने मान लीजिए डिबेट 6 वर्ष पहले लिया, 10 वर्ष पूर्व लिया हो, लेकिन विष्णु शंकर जैन जी क्या 6 वर्ष या 3 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं क्या? वो तो कई वर्षों से इन विषयों को लेकर चल रहे हैं। भाई, हमारे जो बुजुर्ग कर रहे थे उनके मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। तो जहां तक हमारा विषय है, मैं उनकी बात को कोट क्यों ना करूं? जब वो डायरेक्ट कहते हैं कि भारत में गृह युद्ध होगा, तो गृह युद्ध किसके विरुद्ध होगा? भारत में रहने वाले सनातन के विरुद्ध गृह युद्ध होगा? भारत की सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध होगा क्या? हम अपने अधिकारों को मांगने का काम कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी यहां पर अपने विषय को रख रहे हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, लेकिन क्या हम इकट्ठे हो जाते हैं, नौकरीदार पत्ते एकत्रित कर लेते हैं?
क्या हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं? ये तो हम लोग नहीं करते। हम तो, और हाँ, अब इन्होंने बोला कि जहां खुदा, अरे अयोध्या में खुदा, अयोध्या में खुदा, मथुरा में भी खुदेगा, संबल में भी खुदेगा, ज्ञानवापी में खुदा, और भैया जहाँ जहाँ खुदा वहाँ खुदा था, खुदेगा। समझना चाहिए हम लोगों को। ये धमकी नहीं है, अभी अदालत ने खोदने का फैसला नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं खुदेगा खुदेगा, ये भी धमकी एक तरीके की। राशिद अल्वी साहब जुड़ गए, धमकी नहीं है भाई। संबल की बात में मुस्कान जी, ठीक है, सर्वे की इजाजत है, खुदाई की इजाजत अभी नहीं दी गई है। ठीक है, राशिद अल्वी साहब जुड़ गए। अच्छा लड़िए मत, राशिद अल्वी साहब जुड़ गए, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। राशिद अल्वी साहब, इस पूरे मामले पर आपका रिएक्शन सर। राशिद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या हुआ भाई, शुरू नहीं हुआ? कुछ टेक्निकल दिक्कत है, राशिद अल्वी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दानिश कुरैशी साहब जुड़े या नहीं? अच्छा, दानिश कुरैशी, रईस अहमद हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गए, मैं बहुत देर से उन्हें विंडो में देख रहा हूं। रईस अहमद साहब, ये सवाल मैं तब तक पूछूंगा जब तक मुझे इसका जवाब ठीक नहीं मिल जाता, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता सर, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल जाता कि अदालत के फैसले को भी अपनी सहूलियत और मन मुताबिक स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। ये कितना सही है इस डेमोक्रेसी में सर, कि बुलडोजर पर जब रोक लगी तब अदालत के फैसले का स्वागत किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका स्वागत किया गया, लेकिन जब अदालत ने सर्वे का आदेश दिया तो पत्थरबाजी हो गई। देखिए मुस्कान जी, आपने सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी पूरी टीम का हमें इस डिबेट में शामिल करने के लिए। देखिए, कोर्ट के फैसले से या अदालत के फैसले से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स और जो आनन फानन में जो कार्रवाई हुई है उससे एतराज़ है, जिससे 5 और 6 लोगों की जान चली गई। असल में एतराज़ इस बात से है कि कोर्ट, क्योंकि एक सिविल मैटर है, हम लोग कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिस मोनूमेंट को ये बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वो आता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरा भारत, पूरी दुनिया जानती है कि क्या है, और क्या उनके पास सर्वे करने वाले लोग नहीं होंगे? क्या विष्णु शंकर जैन जी को पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए था? वो डायरेक्ट कोर्ट क्यों गए? वहां पर उन्होंने एडवोकेट कमीशन क्यों बनवाया? और आनंद फानन में वो कौन सा प्रशासन था? और जो सिविल प्रोसीडिंग जो हमारा कानून है सिविल प्रक्रिया का, वो उसके अंदर 5 बजे के बाद सर्वे, कौन सा सर्वे हो सकता है ये बताएं, जो कानून की अवहेलना करके जो है पूरा प्रशासन उसके अंदर जाके चला गया वहां। और जब एक बार सर्वे हो गया था तो फिर अगले दिन सुबह 6 बजे जाने की, तीसरे या चौथे दिन ही सुबह 6 बजे जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या जब तक के वो कहते हैं कि जब तक किसी के विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन उनके पिता हरिशंकर जैन हमारे साथ है, मैं उनसे इसका रिएक्शन लेता हूं। हरिशंकर जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? हालांकि सवाल विष्णु जी के लिए पूछा गया है। नहीं, मैं वादी हूँ, स्वयं वादी हूँ, इसलिए मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। बोलूं? देखिए, यहाँ जितने मुस्लिम पैनलिस्ट हैं सब धमका रहे हैं, धमकी लगातार दे रहे हैं, ऐसा हुआ तो गिरफ्त हो जाएगा। इसका मतलब आप कोर्ट की प्रक्रिया को, हिंदू कोर्ट न जाए, अगर ये साबित होगा कि मंदिर थी तो हम आफत कर देंगे, गिरफ्त कर देंगे। तो भाई ये धमकी ठीक नहीं है। आप धमकी, मैं धमकी, अरे आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं हरिशंकर जैन जी। अभी उमेशानंद महाराज जी ने कहा कि अयोध्या बाबरी खुदी थी, अभी काशी भी खुदेगी और अब संबल भी खुदेगा, तो इसको आप धमकी मानते हैं या क्या है ये? नहीं, देखिए कोई धमकी नहीं है, हिंदू पक्ष ने कभी कोई धमकी नहीं दी, पर जिस ढंग से मुस्लिम पक्ष अटैक कर रहा है बिल्कुल गलत है। ठीक है, और सारे तथ्य गलत बोले हैं इन्होंने, जो अभी पूर्व में थे गलत बोले। सुनिए, वो बात जो कह रहे हैं, कोई भी दावा दायर होता है, आपने कह दिया, बहुत देर सुना लिया आपने। मैं आ रहा हूं लारी साहब, मैं एक बार सबका रिएक्शन लेके फिर आपके पास आ रहा हूं सर। सवाल था उनके लिए, इसलिए उनके पास गया। पहले सुन लीजिए, आपने कहा कि उसी दिन क्यों हो गया, एक्सपार्टी हो गया। नहीं, ऑर्डर 26 रूल 9 में दावा जिस दिन दाखिल होता है सर्वे कमीशन जारी हो सकता है, और आज की स्थिति दावा दायर करने में के समय क्या है वो कमीशन देख सकता है। केवल फर्क इतना है, जवाब देना चाहता हूं, कोई कमीशन एक्सपार्टी, रुक जाइए जरा सुन लीजिए, एक्सपार्टी नहीं करेगा, पार्टी को नोटिस देके करेगा। इस केस में पार्टी को नोटिस अभी बता रहा हूं, तब कार्रवाई हुई। और सुन लीजिए शांति से, और एडवोकेट कमिश्नर ने अपने नोटिस दिया है
23 तारीख को, उसमें लिखा है कि 19 तारीख को काफ़ी लोग तथाकथित मस्जिद के अंदर घुस आए, जिससे काम पूरा नहीं हो पाया। इसलिए सुबह इतवार के दिन सुबह के समय फोटोग्राफी कराई जाए, इसलिए दोबारा हुआ। और वो काशी में भी सर्वे हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का, तो 5 दिन चला था। ऐसा नहीं है कि कई दिन हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। गलत कह रहे हैं और लोग सारी बात को भ्रमित कर रहे हैं। जब आप वक्फ के नाम पर सारी प्रॉपर्टी मांगते हो कि भाई 50 साल पहले इस पर कब्जा हो गया था और ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपको धारा 40 के हिसाब से, ठीक है, वो सही है, ठीक है, तो बात न्याय की कीजिए। ठीक है, बात न्याय की करेंगे। हमारे साथ राशिद अलवी साहब जुड़े हुए हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। राशिद अलवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है आपकी। अरे मेरा सौभाग्य सर, तीसरी बार में सफल हो पाया मैं। राशिद अलवी साहब, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, देश में जो कुछ हो रहा है, तमाम सारी खबरें आप भी पढ़ रहे हैं, तमाम सारे रिएक्शंस आप भी सुन रहे हैं, मैं इस पर अब आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत इसके लिए जाना ही नहीं चाहता था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे हालात आज हो गए। पिछले 11 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर देश को लाके वहां खड़ा कर दिया है। हिंदू मुसलमान पे भरोसा नहीं कर रहा, मुसलमान हिंदुओं पर भरोसा नहीं कर रहा। यूनियन मिनिस्टर जैसे लोग जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो ये बयान देते हैं कि मुसलमानों के घरों से, मुसलमानों की दुकानों से कुछ खरीदा ना जाए। कैसा देश बनाना चाहते हैं? हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम बोलो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को कहां ले जा रहे हैं? देश को कहां ले जा रहे हैं आप? मैं संभल का जिक्र ही नहीं करता, लेकिन कहता हूं कि चाहे प्रशासन हो और चाहे सरकारें हो, वो तो सबके लिए होनी चाहिए ना। एक समुदाय के लिए, एक मजहब, एक धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। आपने ठीक कहा राशिद अलवी साहब। देश के अंदर अगर ऐसा होगा तो देश किस दिशा में जाएगा? जाहिर सी बात है। अगर हर मस्जिद के नीचे आप तलाश करेंगे, मुझे आप बताइए तो सही अनुराग, 500 साल पहले कौन सी चीज कहां थी? क्या आप बता पाएंगे? क्या कोई सबूत मिल पाएगा? हाँ, लेकिन मैं इसीलिए आपको रोक करके क्योंकि ये गैजेट आपने भी पढ़ा होगा सर, साल 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद का जिला गजेटियर तैयार किया था। इस सरकारी गैजेट में संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोट के ऊपर स्थित हरि मंदिर लिखा गया था। तो ये गैजेट आपने भी पढ़ा होगा, बड़ा लंबा सा गैजेट है। लेकिन आप जो कह रहे थे कि 500 साल पहले कहां क्या था, ये कौन पता लगा सकता है? लेकिन ये गैजेट भी मौजूद है सर, 1966 का। देखिए एक बात बताइए ना, 1966 में और 500 साल पुराना कितना वक्त है? आपने तो देखा है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामलात में पूरी कयामत बर्पा हो गई थी देश के अंदर। हिंदू अपने धर्म पे यकीन करता है, मुसलमान अपने धर्म पे करता है, सिख अपने धर्म पे करता है। आपने देखा तो है कि गोल्डन टेम्पल पे जो कुछ हुआ उसके क्या नतीजे निकले, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पे क्या हुआ उसके क्या नतीजे निकले। अगर यही इस देश में होता रहेगा तो फिर क्या नतीजे निकलेंगे? कोई कहता है ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर था। नई खबर आई है कि अजमेर शरीफ में वहां पे भी मंदिर था जिसको हिंदू मुसलमान सब मानते हैं। मेरे ख्याल से अजमेर में हिंदू भाई ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वहां पे भी कह रहे हैं। तो आप कैसे इस देश को चलाएंगे? और इसके लिए माफ कीजिएगा, जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। सरकार चाहे एक दिन में देश ठीक हो सकता है, लेकिन राशिद साहब, सर्वे सरकार के आदेश पर नहीं होता है, सरकार तो अदालत के आदेश पर होता है। मेरे भाई अनुराग, आप इसे जस्टिफाई करेंगे कि 2 घंटे के अंदर अदालत फैसला भी देगी, सर्वे टीम भी आ जाएगी, सर्वे भी होगा, लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, गोली भी चल जाएगी, लोग मर भी जाएंगे? आपको नहीं लगता कि ये कोई बड़ी साजिश है? इसमें कौन शरीक है? अच्छा, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया वहां पे? आप कह रहे हैं पत्थरबाजी हुई वहां आपके ऊपर, जो गोलियां चला रहे थे उनमें से किसी को गिरफ्तार किया आपने? पत्थरबाजों को कर लिया आपने गिरफ्तार, एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ जिसने गोली चलाई? लोग कह रहे हैं कि पुलिस के पास कट्टे थे। क्या क्या बातें नहीं सुनने को मिल रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एकदम फैसला कर दिया,
कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक दिया कार्रवाई करने से। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक दिया एकदम? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की समझ में आया होगा ना कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 घंटे के अंदर फैसला कर दिया। ठीक है, जुडिशरी पे सवाल ये निशान खड़े हो जाएंगे। अगर जुडिशरी पे, अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स पे, सरकार पे सवालिया निशान खड़े होंगे तो फिर भारत नहीं रहेगा। ठीक, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। अनुराग जी, राशिद अलवी साहब आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। प्रिंस शर्मा हमारे साथ हैं जो कि सर्वे टीम के मेंबर हैं, सर्वे टीम के सदस्य हैं। मैं आता हूं राकेश जी आपके पास, लेकिन अभी एक गेस्ट मेरे बच्चे हैं सर्वे टीम के मेंबर प्रिंस शर्मा। प्रिंस जी, हालांकि जो सर्वे का लब्बोलुआब था वो लिफाफे में है और वो लिफाफे से बाहर नहीं आ सकता, कोर्ट का आदेश है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या सर्वे में कुछ ऐसा होता है जिससे इतनी वैमनस्यता फैल जाए, जिससे लोग पत्थरबाजी करने लगे? क्या सर्वे में ऐसा कुछ होता है जो आम जनमानस की भावना को भड़काने वाला हो? नहीं, सर्वे की टीम तो अभी जो रिपोर्ट है वो बाहर भी नहीं आई है ना, किसी को पता है कि अंदर सर्वे में क्या क्या मिला है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दंगा भड़कता है तो उसका जिम्मेदार सर्वे तो नहीं होता। कोई अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता जिसके तो मान लिया जाता है कि साहब उसकी वजह से हो गया, और सर्वे की वजह से कोई दंगा नहीं होता है। आप उस दिन सर्वे करने के लिए गए थे, उस वक्त किस तरीके का माहौल था, और जब वापस आए तब किस तरीके का माहौल था? हम 2 बार सर्वे के लिए गए थे। एक तो 19 तारीख को गए थे। 19 तारीख को जब हम गए तो हम अच्छी तरह से सर्वे कर रहे थे, लेकिन बीच में कम से कम 100-150 से ज़्यादा लोग मस्जिद के अंदर घुसे आए। उन्होंने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से सर्वे रोकना पड़ा और काफ़ी परेशानी भी, दिक्कत भी आई वहाँ पर सर्वे करने में। फिर उसके बाद अंधेरा काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से सर्वे को पूरी तरह से नहीं कर पाया। और एडवोकेट कमीशन जो हैं उन्होंने ये कहा कि सर्वे जो है किसी और दिन किया जाएगा, आज का सर्वे जितना है उतना हो गया, बाकी किसी और दिन होगा और उसके लिए विधिवत सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद 24 तारीख को सर्वे हुआ, तो 23 तारीख की शाम को हमको सूचना एडवोकेट कमीशन के द्वारा दी गई थी कि हम कल 7 बजे सर्वे करेंगे और आपको उसमें रहना है। जी, आपसे हाजिक खान साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रिंस शर्मा जी, आप जरा जी के व्यूवर्स को ये बात बताएं कि जब आप दूसरे दिन सर्वे करने गए तो किस टाइम आप सर्वे करने गए और कितने लोग आपकी सर्वे टीम के साथ थे, विष्णु जी के साथ, और क्या वो श्री राम के नारे लगा रहे थे वहाँ पर मस्जिद के अंदर? जरा देश को बताएं, ऐसा कुछ घटना घटी वहाँ? ये बिल्कुल कहना गलत है। नहीं सर, ऐसा है कि हम लगभग 7:15 के आसपास जब मस्जिद में प्रवेश करा हमने, जब हम कोतवाली से चले हैं तो सड़क पे भी हमें बहुत कोई आदमी नहीं मिला। 1-2 मिले होंगे रास्ते में, कोई भी नहीं था। और हम जब सर्वे के लिए अंदर मस्जिद में गए तो सर्वे हुआ, बाहर दंगे की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है बाहर। लेकिन जो है सर्वे बड़े आराम से हुआ। नहीं। उसके बाद सर्वे करने के बाद हम बाहर निकले और जो इसके पूरब की तरफ रास्ता है जो गली में जा रहा है, हमें उधर से निकाल दिया गया। जाते हुए कोई भी प्रिंस जी, एसडीएम और सीओ तो कह रहे थे पानी खाली किया जाएगा, और जो जफर साहब कह रहे हैं, और डीएम और एसपी मना कर रहे थे कि पानी मत खाली करो और उससे डंडे से नाप लो पानी कितना है हौज में। ऐसी कोई बात घटना घटी? जफर साहब जो बयान दे रहे हैं टीपी पर, समय कम है, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ सर, पर्टिकुलर जवाब तो एडवोकेट कमीशन देंगे इसके बारे में, लेकिन वहां पर कोई ऐसी कोई बात नहीं। खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस जी, आपको रोकूंगा, चेयरमैन है आप मरकजी चांद कमेटी के। फिरंगी महली साहब, मैं आपके बोलने का और आपके स्वभाव का बहुत सालों से कायल हूं। मुझे ये बताइए कि क्या इस बात में कोई रश्क होना चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को कि कोर्ट अगर आदेश करता है सर्वे का तो सर्वे हो जाने दिया जाए, और सर्वे के फैसले को कोर्ट देखने के बाद कोई फैसला सुनाता है तो उसे मान लिया जाए? क्या उससे पहले बवाल किसी भी तरीके से आपको जायज लगता है? देखिए, हम लोगों ने कभी भी कोर्ट के किसी भी फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की है। इसका गवाह पूरा मुल्क है। और बाबरी मस्जिद से लेकर के जितने भी फैसले आए
पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको खामोशी से और पूरे सब्र और यकीन के साथ उसको फॉलो किया है। ये जो पर्टिकुलर मामला है जामा मस्जिद संभल का, यहाँ पर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया और आप सब जानते हैं कि एक बार सर्वे ऑलरेडी हो चुका था और जो कुछ भी अफसोसनाक वाक़यात हुए वो सेकंड सर्वे में हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उससे एक बड़ी राहत मिली है, न सिर्फ ये कि किसी एक पक्ष को, बल्कि हम ये समझते हैं इससे सभी को राहत मिली है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज़रूरत इस बात की है और कानून का यही तकाजा है कि इन लेटर एंड स्पिरिट उसको हम सब लोग फॉलो करें। फिरंगी महली साहब, अब आप अभी इससे पहले प्रिंस शर्मा को भी सुन रहे थे जो सर्वे टीम के साथ गए थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अपील करवाना चाहता हूं सर कि जो लोग, अब उन्होंने कहा किसी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वहां खुदाई हो, जो अफवाहें फैली उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई, जो लोग बवाल करते हैं, जो लोग अफवाहों पर ध्यान देते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? ये ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और हम ये मानते हैं कि इंक्वायरी के बाद जितनी भी हकीकत है वो वाज़ेह हो जाएगी। और इस वजह से हम लोगों ने फ्रॉम डे वन जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी ज़ाहिर बात है कंडेम किया। जो बेगुनाह लोग मारे गए उनके घर वालों के साथ सभी की हमदर्दियां हैं और ज़रूरत इस बात की है कि एक अच्छे शहरी होने के नाते तमाम लोगों की कि पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखते हुए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ना हम आपके दुश्मन। बड़ी बात आपने कही और मैं मानता हूं कि आपकी बात खालिद रशीदी, फिरंगी महली साहब, ये सभी लोग सुने और इस पर अमल भी करें। मेरे साथ एक और गेस्ट दानिश कुरैशी साहब आप जाकर जुड़े हैं। दानिश साहब, आपके पास इससे पहले भी आया था मैं 2 बार, लेकिन स्काइप में आपकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी। सिर्फ इस वक्त आपका रिएक्शन लेने भर का वक्त बचा है सर। दानिश कुरैशी। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचा है संभल में, और मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले को लेकर मामला लंबित है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि उसमें एक बात बिल्कुल साफ है, नेचर और कैरेक्टर कभी चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो जिन चीजों को फ्यूचर में आज के कानून, वर्तमान कानून के मुताबिक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकेगा, तो उन चीजों को लेकर आज 5-5 लोग शहीद हो गए, देश के नागरिक 5-5 लोग शहीद हो गए और इससे ज्यादा काफी सारे लोग घायल हुए होंगे, इंजर्ड हुए होंगे, पुलिस के कर्मचारी होंगे, दूसरे प्रशासनिक। आप उनको शहीद कह रहे हैं, वो पत्थर मार रहे थे, वो पत्थर बरसा रहे थे। मैं यही तो कहता हूं, सहूलियत की राजनीति से बचना चाहिए। अगर हम अमन चैन की बात करते हैं तो हमें अमन चैन पर कायम रहना चाहिए। बताइए, पत्थरबाज जो मारे गए, भले किसी की गोली से भी मारे गए, वो जांच का विषय, लेकिन कम से कम उनके मरने को शहादत नहीं कहा जा सकता, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये देश के उन शहीदों का अपमान है दानिश कुरैशी, जो सरहद पर लड़ते हुए शहीद होते हैं। बहरहाल, मैंने आपको करेक्ट किया और मैं इसी के साथ ये अपील भी करूंगा कि अमन चैन की सिर्फ जो बातें यहाँ से की गई हैं उन्हें सिर्फ बातें ना रहने दिया जाए, उन पर अमल भी किया जाए, क्योंकि सिर्फ अमन चैन के साथ ही ठीक से रहा जा सकता है, दंगे फसाद के साथ नहीं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए।